तो प्यारे बच्चों, आज हम विजयनगर साम्राज्य का पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं। आपके इतिहास के कक्षा 12 के भाग 2 में जो पाठ नंबर 7 है वो आप निकालिए। बुक के साथ आप अपनी नोटबुक या कॉपी भी निकाल लीजिए। 7 नंबर जो लेसन है वो है कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य से पहले, जैसा आपके लेसन नंबर 1 से लेके अपन 6 तक पढ़े हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और वर्धन साम्राज्य के बारे में हमने अध्ययन किया है। जितने जो इतिहास के महानतम राजवंश हुए हैं उनके कहीं न कहीं उनके इतिहास के पुनर्निर्माण में लिखित स्रोत, अभिलेखित स्रोत और विदेशी यात्रियों के वर्णन की सहायता ली गई है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी हमें जानने से पहले ये देखना होगा कि इस राज्य जो कि 1336 से लेके 16वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य रहा, उसके इतिहास के पुनर्निर्माण में किन स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। आप देख रहे हो कि अनेक प्रकार की स्थापत्य कला वहाँ रही, अनेक प्रकार के मंदिर बनाए गए, बहुत सारे गोपुरम बनाए गए, मंडप बनाए गए। उसके अलावा बहुत सारे विदेशी यात्री, जिनमें पुर्तगाली, इटालियन यात्री और ईरान और फारस के यात्रियों ने यात्राएं की। इसके अलावा वहाँ का स्थानीय साहित्य तेलुगु, कन्नड़ और तमिल में था। उसकी सहायता से पूरे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि विजयनगर जो विजय का शहर माना जाता है, वो 2 चीज़ों के लिए इसका नाम है वो प्रयुक्त हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का नाम भी है और विजयनगर उसकी राजधानी का नाम भी है। ये जो क्षेत्र है वो कृष्णा और तुंगभद्रा, इन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र है, उसी प्रकार से कृष्णा और तुंगभद्रा की जो नदियां हैं उनके बीच का क्षेत्र जो है वो रायचूर दोआब कहलाता है। रायचूर दोआब। और रायचूर दोआब में रहने वाले लोग जो विजयनगर साम्राज्य के निवासी थे, उनकी स्मृतियों के आधार पर ही विजयनगर साम्राज्य का इतिहास है वो लिखा गया है और उसी की स्मृतियों के आधार पर उसके इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ है। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक में जो कर्नाटक का जो बेल्लारी जिला है, वर्तमान में कर्नाटक का जो बेल्लारी जिला है जो तुंगभद्रा के तट पर है, वो क्षेत्र विजयनगर के नाम से जाना जाता है। याद रखना इसको। वर्तमान में तुंगभद्रा नदी का तटीय क्षेत्र, आधुनिक कर्नाटक का बेल्लारी जिला जो हम्पी के नाम से जाना जाता है, वो विजयनगर साम्राज्य का एक भाग था। हम्पी जो शब्द है वो वहाँ की मातृदेवी पंपा देवी के नाम से बना है। याद रखना है, पंपा देवी। जो ऐसी मान्यता है कि भगवान विरूपाक्ष, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, वो वहाँ की पहाड़ियों में उनका विरूपाक्ष का मंदिर है और आराध्य देव रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के। विरूपाक्ष यानी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती के प्रतीक या उनका एक रूप पंपा देवी जी ने वहाँ तपस्या की थी और पंपा देवी के नाम से हम्पी शब्द जुड़ा है। इसका दूसरा नाम हस्तनावती भी कहा जाता है। हम्पी का दूसरा नाम हस्तनावती भी जुड़ा हुआ है। अब याद रखने वाली चीज़ ये है कि 1986 में यूनेस्को ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, उसने हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया गया है। तो एक बार देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य
जो कि विजय का शहर माना जाता है, वो एक साम्राज्य का नाम भी था और राजधानी का नाम भी था। ये याद रखने वाली बहुत इम्पोर्टेंट है। रायचूर दोआब, रायचूर जो दोआब है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र है और इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें। रायचूर दोआब वर्तमान में पूछा जाए तो हम्पी या हस्तनावती जो है वो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बेल्लारी जो जिला है वहाँ स्थित है। मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हम्पी का नाम जुड़ा है, पंपा देवी के नाम से हम्पी। 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। यदि एक नज़र इस मैप पे डालें आप तो ध्यान से देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो दोआब है ये रायचूर दोआब कहलाता था। याद रखने वाली चीज़ें हैं रायचूर दोआब। और इसी के लिए, इस रायचूर दोआब पर कब्जे के लिए जो दक्षिण भारत का एकमात्र ये हिंदू राज्य था विजयनगर, इसके अलावा बीजापुर है, अहमदनगर है, बेरार है, बिद्दर है और गोलकुंडा है। ये जो मुस्लिम रियासतें थी इनके बीच लंबे समय तक इस रायचूर दोआब पर कब्जा करने के लिए लंबी लड़ाइयाँ रही थी। इधर आप देख रहे हो ये उड़ीसा के गजपति शासक शासन किया करते थे और इनको गजपति कहा जाता था। और इस क्षेत्र में और विजयनगर साम्राज्य में भी भूमि का विवाद रहा और यहाँ भी इनके बीच कई संघर्ष हुए हैं। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब है। बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बीदर और गोलकुंडा ये बहमनी साम्राज्य का भाग था। 1527 में ये विभाजित हो गया और इनसे लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य की अदावत रही थी। वर्तमान में ये हम्पी का नक्शा है। ये जो आपकी तुंगभद्रा नदी और ये पूरा क्षेत्र है वो हम्पी कहलाता है। यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। इधर आप देख पा रहे हो तो ये जो क्षेत्र है ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र, अच्छी तरह से याद रखें इसको। ये रायचूर दोआब था। दक्षिण भारत में चूँकि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और इस पर कब्जा करने को लेकर इस पर अधिक राजस्व वसूली के लिए दक्षिण भारत की सल्तनतों में और विजयनगर साम्राज्य के शासकों में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। भारत में 1191-92 में महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन के युद्ध हुए, उसके बाद दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की नींव रखी और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक 1527 तक जो है दिल्ली सल्तनत का, 26 तक पानीपत के युद्ध तक दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासक हुए जिनमें अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को भी जीता था। उस काल में तुगलक वंश की स्थापना हुई और तुगलक वंश के जो सुल्तान थे उनका नाम था मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक का जो राज्यकाल है वो 1325 से 1351 का काल कहा जाता है। मुहम्मद बिन तुगलक हालांकि भारतीय इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता था, किंतु उसकी कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके कारण वो पागल सुल्तान भी कहा जाता है। उसकी जो नीतियां थी, उसने जो योजनाएं चलाई, वो योजनाएं समय से आगे थी और वो योजनाएं धरातल पर काम नहीं कर पाई और उसके कारण पूरे साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह हो गए थे। और उन विद्रोह का दमन करने के लिए उत्तर भारत में हालांकि वो कामयाब रहा, लेकिन दक्षिण भारत में उन विद्रोहों का दमन नहीं कर पाया। जब ऐसी अव्यवस्था फैली थी उस समय दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का, याद रखना है, हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे। उन्होंने 1336 ईस्वी को, हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे,
उन्होंने 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद वहाँ 4 राजवंशों ने शासन किया। 1565 ईस्वी में, याद रखें, 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इस युद्ध के अंदर दक्षिण भारत की जो रियासतें थी, अभी हमने पढ़ी, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर ने मिलकर 1365 को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पे अटैक किया, आक्रमण किया और उसका सर्वनाश कर दिया गया। स्थापना से लेकर 1565 तक का काल है वो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत की जो मुस्लिम रियासतें थी, सल्तनतें थी, उनके बीच अदावत का समय रहा है। बहुत लंबी लड़ाइयाँ इन दोनों के बीच रही थी। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम रियासतों ने विजयनगर साम्राज्य को लूट लिया गया, उसका सर्वनाश कर दिया गया और उसके राजा या जो अधिपति थे राम राय, वो युद्ध के क्षेत्र में मारे गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका काल 1325 से 1351 का रहा है, उस काल में दक्षिण भारत में जब अस्थिरता थी, उसका लाभ न केवल विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने उठाया, बल्कि दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, याद रखिए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम का एक व्यक्ति था, जिसने दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। गुलबर्गा उसकी राजधानी रही है। पूरा विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा स्थापित बहमनी साम्राज्य और हरिहर और बुक्का के दोनों भाइयों के द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य में लंबे समय तक का संघर्ष का इतिहास रहा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पूर्व अपन देख रहे हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बीच उनके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई और उन योजनाओं से उन्होंने पूरे इतिहास को प्रभावित किया। इतिहास में पागल सुल्तान भी उनको कहा जाता है। कुछ चीज़ों के बारे में हमें जान लेना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मंगोलों ने बड़े आक्रमण किए थे। मंगोल आक्रमणकारी बार बार भारत पे अटैक कर रहे थे और दिल्ली तक का क्षेत्र वो जीत रहे थे। बार बार मंगोलों के आक्रमण से परेशान होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित करने की योजना बनाई, दौलताबाद देवगिरी महाराष्ट्र में, और उसने पूरी दिल्ली की जनता को देवगिरी चलने का आदेश प्रदान कर दिया गया। कहते हैं कि उस विस्थापन के अंदर हजारों लोगों की मौत हुई, लोगों का वहाँ मन नहीं लगा, बहुत बड़े राजस्व की हानि हुई, बहुत बड़ा पैसा लगा और उस योजना को मोहम्मद बिन तुगलक को वापस लेना पड़ा और बड़ी बदनामी हुई। उसी काल में उसने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए ये पहली बार सांकेतिक मुद्रा चलाई। याद रखें, आज भी सांकेतिक मुद्रा ही चल रही है। सांकेतिक मुद्रा जो है वो तांबे के सिक्के चलाए उसने, तांबे के सिक्के, और उन तांबे के सिक्कों की वजह से जाली जो मुद्रा है, नकली सिक्के बाजार में बहुत ज़्यादा हो गए। उसके दरबारी इतिहास का बर्नी ने कहा है कि हर हिंदू की घर टकसाल बन गई, बड़ी मात्रा में जो तांबे के सिक्के चले। हालांकि उसकी बात में कितनी सत्यता है इसका पता नहीं, पर इस प्रकार से बड़ी तादाद में जब ये तांबे के सिक्के चले, जाली और नकली मुद्रा बाजार में आई, तो इससे स्थितियाँ और बिगड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना भी फेल रही। उसके बाद देखा जाए तो उसने दोआब जो क्षेत्र है, रायचूर दोआब नहीं, गंगा का दोआब है, यहाँ पर किसानों के पास बहुत पैसा होता था, अच्छी किसानों की उपज होती थी, 2 पैसे उनके पास थे। और लोगों ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक के निजी लोग थे, उन्होंने जब तुगलक को ये बताया कि आपके बहुत सारे किसान इसलिए उदंडी हो गए हैं, विद्रोही हो गए हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है,
कैसे उन लोगों पर टैक्स लगाया जाए, बहुत बड़ी मात्रा में 50% से अधिक टैक्स लगा दिया जाए जिससे वो विद्रोह नहीं करेंगे। मोहम्मद तुगलक ने ऐसा किया और जिस साल उसने टैक्स की मात्रा बढ़ाई, राजस्व वृद्धि हुई, लेकिन उसी समय अकाल पड़ा, दोआब के अंदर भूखमरी की स्थिति आ गई, बहुत सारे किसान खेत छोड़ गए, लुटेरे बन गए, जंगलों में भाग गए। हालांकि जब तुगलक को इसका पता चला तो उसने वो कर वृद्धि भी वापस ली और पहली बार किसानों को तकाबी ऋण आज की केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड की है उस प्रकार का सिस्टम था, वो तकाबी ऋण है, वो भी उसके द्वारा किसानों को दिया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की एक और जो उसकी योजना फेल रही वो थी कि उसने खुरासन को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी सेना जो है वो तैयार की और उस बहुत बड़ी सेना को उसने अग्रिम भुगतान कर दिया, पैसे पहले दे दिए और वो सेना के लोगों ने वो पैसे डकार लिए। आखिर समय ऐसा आया कि उसको वो योजना बंद करनी पड़ी, मध्य एशिया को जीतने का प्लान वापस लेना पड़ा और उससे सुल्तान की बड़ी बदनामी हुई। उसकी एक योजना और थी कि हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसको जीतने के लिए उसने एक बड़ी सेना हिमालय क्षेत्र में भेजी थी। हालांकि उसमें उसका दोष नहीं, सैनिक जो उनका कमांडर था उसका दोष था। उसने अपनी सेना को हिमालय के उन क्षेत्रों में ले गया जहाँ भारी बर्फबारी हुई और उनकी सेना के पास रसद का जो लिंक था वो टूट गया और सैकड़ों सैनिक वो बर्फ़ में दब गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए और केवल ऐसा माना जाता है कि 10 सैनिक उस अभियान से लौट के दिल्ली आए थे और उससे सुल्तान को बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ा। ये जो तमाम जो योजनाएं थी वो फेल रही और इन योजनाओं के फेल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यदि किसी ने उठाया तो हरिहर और बुक्का ने उठाया और उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी गई। अब आगे की बात करते हैं। ये जो व्यक्ति आपकी पाठ्य पुस्तक में इनका फोटो लगा है ये कोलिन मैकेंजी है। ध्यान से देखें, यही वो व्यक्ति है जिसने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को लोगों के सामने लाने का काम किया था। कोलिन मैकेंजी जो एक मानचित्रकार था, एक सर्वेयर था, वो भारत आया और उसने विजयनगर साम्राज्य का जब दौरा किया, साम्राज्य था नहीं उस समय, ये 18वीं शताब्दी की बात है, साम्राज्य नष्ट हो चुका था, लेकिन उसके भग्नावशेष देखे, वहाँ के मंदिर देखे, वहाँ की संरचनाएं देखी, राज केंद्र देखे, नहरें देखी और तमाम जो चीज़ें देखकर उसने विजयनगर साम्राज्य के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। ये कोलिन मैकेंजी के द्वारा एक तरीके से बनाया गया सांकेतिक नक्शा है। पहली बार उसने सर्वेयर के तौर पे ये जो उसका मानचित्र बनाया था। अब कोलिन मैकेंजी कौन था, क्या था? देखिए, हम्पी की खोज है वो कोलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी। और कोलिन मैकेंजी कौन था? एक इंजीनियर था, एक सर्वेक्षक था और एक मानचित्रकार था, ऑलराउंडर था। 1815 में उसको भारत का सर्वेयर जनरल बना के भारत में तैयार किया गया था कि आप भारत के अंदर जो इतिहास के पुनर्निर्माण में अंग्रेज़ों ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अंग्रेज़ों की ये सोच थी कि किस प्रकार से भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करें, यहाँ के इतिहास को खोजें। आपने पढ़ा होगा सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भारत का 5000 साल पुराना जो अतीत है, वैभवशाली गौरवशाली हमारा जो इतिहास है, वो विश्व के सामने आया। ठीक उसी प्रकार से कोलिन मैकेंजी ने ये कार्य किया और कोलिन मैकेंजी ने सबसे पहले हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। याद रखने वाली बात है, हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र कोलिन मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। उसकी प्रारंभिक जानकारियाँ, यानी यहाँ विजयनगर साम्राज्य था, इस प्रकार का वैभवशाली साम्राज्य भारत में रहा था, वो सबसे पहले उसने विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के जो मंदिर थे, ये 10वीं शताब्दी में स्थापित थे।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले ही ये मंदिर अस्तित्व में थे। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इनमें निर्माण करवाया और किस प्रकार से उनको राजाओं ने स्वयं से जोड़ा, देवताओं से उनको खुद को जोड़ के रखा ताकि जनता उनके खिलाफ विद्रोह ना करे। तो वो विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर है, वो पूजा स्थल के रूप में आज भी पूज्य हैं। आज भी वहाँ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनके विरूपाक्ष और पंपा देवी के विवाह का समारोह भी वहाँ मनाया जाता है। तमाम जो हमारा अनुष्ठान है वो आज भी किए जाते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के जो पूजा स्थल है, उन पूजा स्थलों में जो पुरोहित थे, जो पुजारी थे, उनकी स्मृतियों में आज भी विजयनगर साम्राज्य का इतिहास था। जब उनसे पूछा गया कॉलिन मैकेंजी के द्वारा कि भाई किस प्रकार से क्या था यहाँ का, तो वो जैसा अपने पुरखों से सुनते आ रहे थे उनकी स्मृतियों में कि ये महान राजा थे, इतना गौरवशाली वैभवशाली इतिहास था, तो उन पुरोहितों ने वो इतिहास है वो कॉलिन मैकेंजी को बताया। तो जब मैकेंजी को बताया गया तो मैकेंजी की रुचि जागृत हुई, और जब रुचि जगी तो उसने क्या किया, साम्राज्य के विजयनगर जो साम्राज्य था उसके इतिहास के पुनर्निर्माण में वहाँ की मौखिक परंपराएं तो थी जो सदियों से चली आ रही थी, उन मौखिक परंपराओं के अलावा उसने पुरातात्विक खोजें वहाँ और स्थापत्य कला के नमूनों में बहुत सारे थे। विरूपाक्ष मंदिर है, इसके अलावा वहाँ हीरिया नहर थी, उसके भग्नावशेष आज भी मिलते हैं। इसके अलावा हजाराराम मंदिर है। तमाम जो पुरातात्विक जो नमूने थे उन नमूनों की सहायता से बहुत सारी खोज की गई। उन खोजों की सहायता से, मौखिक परंपराओं की सहायता से जो वहाँ विदेशी यात्री आए, पुर्तगाली यात्री आए, इटालियन यात्री आए, फारस के जो यात्री आए, उन यात्रियों के नज़रियों से, उनके लेखों से और वहाँ के जो स्थानीय कन्नड़, तेलुगु और तमिल जो साहित्य लिखा गया, संस्कृत साहित्य लिखा गया, उसके आधार पर उन्होंने इतिहास के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान दिया। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने, ये एक नंबर जो आपके 7वें पाठ का पॉइंट नंबर 1 है, हम्पी की खोज, अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ के मंदिरों से दर्जनों अभिलेख यहाँ से प्राप्त किए, अभिलेख प्राप्त किए। और अभिलेख जैसा कि अशोक महान जो था मौर्य काल का, उसका तो संपूर्ण इतिहास ही अभिलेखों पर आधारित है। ठीक उसी प्रकार से हम्पी या विजयनगर साम्राज्य के अभिलेख जो उनके वहाँ मंदिरों से प्राप्त हुए, उनके द्वारा उसके इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों के द्वारा भवनों के चित्र संकलित किए गए और रिसर्च टीम के द्वारा उन चित्रों का अध्ययन करके विजयनगर का इतिहास है वो जनता के सामने रखा गया। अब कुछ विदेशी यात्री है, उनकी चर्चा बार बार होगी। 4-5 चीज़ें याद रखने वाली है। सबसे पहले विदेशी यात्रियों में था पुर्तगाल के 3 यात्री याद रखने, पुर्तगाली 3 यात्री। आप सबको पता है 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह आया था, और वो जो कालीकट का बंदरगाह है वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के साथ पुर्तगालियों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, और उस समय बारबोसा, डोमिंगो पेस और नूनीज याद रखना है। पुर्तगाली यात्री बारबोसा, डोमिंगो पेस और नूनीज, ये 3 यात्री है, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य के वैभवशाली इतिहास को बताया और उसने किस प्रकार से कितना बड़ा विजयनगर साम्राज्य था, रोम के समकक्ष उस शहर को बताया गया था। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, ये भी विजयनगर साम्राज्य की उसने यात्रा की थी और भारत के बारे में, दक्षिण भारत का वैभवशाली इतिहास उसने रखा। उसी प्रकार से उसने दास प्रथा पर भी लिखा है। उसी प्रकार से ईरानी यात्री अब्दुल रजाक, याद रखना है, अब्दुल रजाक जो ईरानी यात्री था, उसके द्वारा भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की गई और उसने अपने लेखों में विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की जानकारी दी है। तो पुर्तगाली यात्री बारबोसा, डोमिंगो पेस
और नोनिज, ये 3 लोग आए यहाँ। उसी प्रकार से इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी, ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक, उनके द्वारा भी विजयनगर साम्राज्य की जानकारी अपने लेखों में दी गई है, जो इतिहास के पुनर्निर्माण में बड़े सहायक रहे। ठीक उसी प्रकार से कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत जो साहित्य है, उसकी सहायता से भी विजयनगर के राजाओं और उनके कार्यों को, उनके अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो घटनाक्रम है, उनकी जानकारी जो है वो मिलती है। राय 2 नंबर बुक में 20 पे आए, जिसमें लिखा गया राय, नायक और सुल्तान। अब क्या था कि विजयनगर में, जैसा अभी अपने पढ़ा, विस्तृत साम्राज्य था, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग थे, अनेक प्रकार की धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग भी विजयनगर के अंदर रहा करते थे। विजयनगर के समकालीन शासकों में मैंने पहले बताया था, विजयनगर के समकालीन शासक बहमनी साम्राज्य के शासक थे। 1347 से लेकर 1527 तक का जो काल है, वो बहमनी साम्राज्य एक था। उसके बाद बहमनी साम्राज्य के टुकड़े हो गए। बरार, बिदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, इन 5 भागों में ये बंट गया था। दक्षिण के जो सुल्तान थे, उनसे अभी मैंने पहले बताया था कि उड़ीसा के गजपति शासक, ये उड़ीसा के गजपति शासक, और ये जो आपके दक्षिण भारत की सल्तनतें थे, जिसमें बीजापुर था, आपका अहमदनगर था, बेरार था, बिदर था और गोलकुंडा, ये 5 जो सल्तनत, ये दक्षिण की सल्तनतें थीं। उनके मध्य और एक ये उड़ीसा का परमानेंट गजपति शासक, इनके बीच नदी घाटियों, यानी वही क्षेत्र जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, रायचूर दोआब, इसको प्राप्त करने को लेकर और लाभकारी विदेशी व्यापार पर अधिकार करने हेतु, चूंकि ये पश्चिमी तट पे था, और पश्चिमी तट में मैंने अभी बताया कालीकट सहित तमाम बंदरगाह थे, और विदेशी जो व्यापार था वो इस क्षेत्र से होता था, और इस क्षेत्र पर अधिकार जमाने का आशय यह था कि सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा। तो इन नदी घाटियों पर और इस विदेशी व्यापार पर अधिकार करने के लिए लंबे समय तक इन लोगों के बीच संघर्ष रहा, लड़ाइयाँ रही। हालांकि विचार और स्थापत्य का लेन देन हुआ, विचारों का लेन देन और स्थापत्य के नवाचारों का आदान प्रदान इन लड़ाइयों के बीच भी, इन सम्राटों के बीच और उनकी जनता के बीच होता था। विजयनगर के राजा जो हैं वो स्वयं को राय कहते थे, याद रखें, विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे, राय। उड़ीसा के जो गजपति शासक वो गजपति कहलाते थे। दक्षिण के जो सुल्तान थे वो स्वयं को अश्वपति कहलाते थे, और राय जो है विजयनगर के, वो खुद को नरपति कहलाते थे, उनको नरपति कहा जाता था। उड़ीसा के गजपति, दक्षिण के सुल्तान अश्वपति, और राय जो है विजयनगर के राजा थे वो नरपति कहलाते थे। इस क्षेत्र में पहले, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले, चोल और होयसालों, याद रखें, चोल राजाओं ने लंबे समय तक राज किया था, और चोलों का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही शानदार भारत में मंदिर बनाए द्रविड़ शैली के। उनकी सबसे अच्छी स्थानीय स्वशासन, जो आज की जो पंचायती राज की अवधारणा है, कहीं न कहीं वहाँ से ली गई है, चोलों की देन है। और आपने देखा होगा श्रीलंका तक का क्षेत्र जीता। एक समय ऐसा भी था जब बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी। तो चोल और होयसालों के द्वारा ये शासन स्थापित किया गया था। चोल राजाओं ने तंजावर का वरदेश्वर मंदिर और होयसालों ने वेलूर का चन्नकेशव मंदिर है वो स्थापित किया था। और ये स्थापत्य कला के जीते जागते नमूने हैं जो एक समय विजयनगर साम्राज्य में थे। अब आप देखोगे ये तंजावर का वरदेश्वर मंदिर है, 216 फीट का लगभग ये आपका इसका शिखर है, और ये जो कलश ऊपर दिख रहा है, ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 80 टन का है। इतनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है।
216 फीट की ऊंचाई पर 80 टन का लगभग ये है। इतने सालों के 1010 ईस्वी के आसपास का ये बना हुआ है, 1001 साल पुराना होगा। स्थापत्य कला का जीता जागता नमूना है वृद्धेश्वर मंदिर। और 80 टन का जो इसका कलश है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाकर ये जो है ये इस पे स्थापित किया गया था। बहुत ही शानदार स्थापत्य कला का नमूना है वृद्धेश्वर मंदिर। उसी प्रकार से चोलों को हराने के उपलक्ष्य में राजा विष्णुवर्धन जो होयसल राजा थे, उन्होंने 1116 ईस्वी में शायद है ये चनकेशव मंदिर बनाया था। ये भी दक्षिण भारत का जीता जागता स्थापत्य कला का नमूना है, विष्णुवर्धन के द्वारा ये बनाया गया था। ये दोनों मंदिर इन साम्राज्यों के विध्वंस के बाद में, पतन के बाद में विजयनगर साम्राज्य के भाग कहीं न कहीं रहे हैं। 2.1 में अपन पढ़ेंगे शासन और व्यापारी। शासक और व्यापारी दक्षिण भारत के अंदर युद्ध कला है वो अश्व शक्ति पर आधारित थी। आपको पहले बताया गया है कि समस्त राजाओं में, चाहे वो विजयनगर के शासक थे या फिर बहमनी साम्राज्य के दक्षिण के सुल्तान थे, गजपति शासक थे, और उनके बीच घोड़े महत्वपूर्ण था। युद्ध निरंतर होते थे और घोड़ों की जो शक्ति है उस पर आधारित थे। और अधिकतर जो घोड़े थे वो मध्य एशिया से आयात किए जाते थे। घोड़े मध्य एशिया से मंगवाए जाते थे। मध्य एशिया के जो घोड़े थे फुर्तीले थे, तेज तरार थे, वो युद्ध कला के अंदर युद्ध में बढ़त दिला देते थे। तो मध्य एशिया के घोड़े जो है वो दक्षिण भारत में मंगवाए जाते थे। प्रारंभ में क्या था, ये जितने जो घोड़े मंगवाए जाते थे मध्य एशिया, उस व्यापार पे अरबी व्यापारियों का नियंत्रण था। अरबी व्यापारी आते थे, घोड़े बेचते थे विजयनगर और तमाम जो दक्षिण भारत की सल्तनतों के बाजार में। उसी समय जो स्थानीय व्यापारी थे वो भी शामिल होते थे उस व्यापार में, और उनको कुदिराई और चेट्टी कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि घोड़ों का व्यापार दक्षिण भारत में अधिकतर होता था। दक्षिणी जो एशिया, मध्य एशिया के जो घोड़े हैं वो बड़ी मात्रा में दक्षिण भारत में बिकने के लिए आते थे, और अश्व शक्ति पर ही सेना और शासक की शक्ति केंद्रित थी। प्रारंभिक चरण में अरबी व्यापारियों के द्वारा ये जो शासन और व्यापार किया जाता था। बाद में जो स्थानीय व्यापारी शामिल हुए उनको कुदिराई या चेट्टी कहा जाता है। 1498 में जैसा आपने पढ़ा था कि वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह आया और पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ। 1498 में पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट पर व्यापार और सामरिक केंद्र स्थापित कर दिए। पश्चिमी तट पर जो भारत का जो नक्शा आप देख रहे हो, ये जो पश्चिमी तट है, इस पे इन्होंने व्यापारी केंद्र स्थापित किए और सामरिक केंद्र मतलब सेना और जो आयुध, जो हथियार है, उससे अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। पुर्तगालियों ने बंदूक के प्रयोग से, ये याद रखने वाली चीज़ है, देखिए इसको 2.1 में, पुर्तगाली जो लोग आए वो साथ में बंदूक लाए, और उस बंदूक ने दक्षिण भारत की जो उलझी हुई राजनीति थी उसके अंदर पुर्तगालियों को बहुत मजबूती से उभार दिया। क्योंकि बंदूक जो है उसका पहली बार दक्षिण भारत में प्रयोग हो रहा था, पुर्तगाली सबसे पहले लेके आए, और वो पहली बार ऐसा आयुध था या हथियार या शस्त्र था जो दक्षिण भारत के युद्धों में शामिल किया गया। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया। ध्यान रखें, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को जीता, और जब गोवा को जीता उस समय भारत के दक्षिण भारत में विजयनगर के शासक थे राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की मौन सहमति इसमें रही थी। विजयनगर का जो बाजार था वो इन चीज़ों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। मसालों की बिक्री, वस्त्र उनकी बिक्री और रत्न की बिक्री। मसाले, वस्त्र और रत्न ये दक्षिण भारत के बाजारों में बहुत प्रसिद्ध थे, और दक्षिण भारत के लोग बड़े समृद्ध थे, बड़े पैसे वाले थे,
इसलिए उन वस्तुओं की मांग वो करते थे। विजयनगर का व्यापार जो करना था वो प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था, यानी इतना समृद्धशाली, इतना गौरवशाली ये साम्राज्य था कि यहाँ व्यापार करना ही प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। और विजयनगर साम्राज्य में इन सब चीज़ों से, इस व्यापार से बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती थी। वहाँ के राजाओं को बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता था। एक बार फिर 2.1 को देखें कि युद्ध कला अश्वशक्ति पर आधारित थी। मध्य एशिया के घोड़े बड़ी मात्रा में आयात किए जाते थे, मंगवाए जाते थे। घोड़े जो शुरुआत में, इस घोड़ों के व्यापार में अरबी यात्रियों का नियंत्रण था। बाद में स्थानीय व्यापारी भी इसमें शामिल हो गए, जिनको कुदिराई या चेट्टी कहा जाता था। 1498 के बाद पुर्तगाली लोग जब भारत आए तो उन्होंने पश्चिमी तट पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, अपने सामरिक केंद्र स्थापित किए। उनके साथ वो बंदूक लाए और बंदूक ने दक्षिण भारत की उलझी हुई राजनीति को और पुर्तगालियों को पावरफुल बना दिया, उभार दिया। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा जीत लिया, जो आज़ादी के बाद छोड़ा। विजयनगर साम्राज्य का जो बाजार था उसमें काम करना बहुत ही गौरवशाली, प्रतिष्ठा का कारक माना जाता। ठीक है, क्यों? बाजार में रत्न, आभूषण, वस्त्र, इनका आयात निर्यात विक्रय होता था। विजयनगर का जो राजस्व है वो इन कारणों से बढ़ा। अब आप देखिए इस पिक्चर में, अपने आप समझ में आ जाएगी शासक और व्यापारी के बारे में कि घोड़ों पर टिका हुआ मामला है। ध्यान से देखें आप इसको कि जो घोड़े हैं वो घोड़ों का व्यापार कौन करता था? अरबी यात्री करते थे। बाद में स्थानीय लोग शामिल हो गए, जिनको चेट्टी कुदिराई नहीं याद रहे तो चेट्टी रख लो भाई, चेट्टी लोग हैं, वो स्थानीय व्यापारी कहलाते थे। ये आई बंदूक, और इस बंदूक ने उलझी हुई राजनीति को बहुत पुर्तगालियों को महत्वपूर्ण बना दिया। 1498 में पुर्तगाली कालीकट आए और उसके बाद उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, सामरिक केंद्र स्थापित कर लिए। और ये विजयनगर का बाजार, ये सारी AI जनरेटेड पिक्चर है, वास्तविकता से इनका लेना देना नहीं है, काल्पनिक है। रत्न, आभूषण, वस्त्र, मसाले ये विजयनगर में बिकते थे, बड़ी मात्रा में इनका बड़ा बाजार था और ये व्यापार से संबंधित चीज़ें हैं। अब 2.2 में आइए, राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन। हर राज्य, साम्राज्य जो शुरुआत में जब संघर्ष करते हैं उसके बाद में वो शिखर की ओर जाता है, और इतिहास का नियम है उत्थान और पतन। जो आज ऊपर गया है वो नीचे आ जाएगा एक दिन। ठीक वैसे ही पहले बताया जो पहला उनका राजवंश है, थोड़ा सा इसको अपने गहराई में पढ़ना है। पहला जो राजवंश है वो संगम वंश था, याद रखें, संगम वंश विजयनगर का। 1336 से 1486 तक का काल ये माना जाता है। 1336 से 1486, बहुत लंबे समय तक संगम वंश के राजाओं ने राज किया था। संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, दोनों भाई। हरिहर और बुक्का के द्वारा ये साम्राज्य है वो स्थापित किया गया था। अब किसकी सहायता से? उनके गुरु थे महान विद्वान माधव विदारणीय। ये पाठ्य पुस्तक में नहीं है, याद करने वाली चीज़ है। माधव विदारणीय और सायन आचार्य जो उनके गुरु थे, वेदों के भाष्यकार थे, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की नींव रखी गई थी। अपने गुरु माधव विदारणीय और सायन आचार्य की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। और ये विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश का इतिहास है वो 1486 तक का है। ये सेवेल, याद रखें, सेवेल वही आदमी है जिसने तालीकोटा का युद्ध जब 1565 को हुआ उसको आंखों से देखा था। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का युद्ध जो है वो बदायूनी ने आंखों से देखा, ठीक वैसे सेवेल फॉरगॉटन एम्पायर उसकी किताब है, उसमें लिखा गया है कि 7 मत बताए हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के। इसमें देखना, इटली का जो यात्री था निकोला कॉन्टी,
और ईरानी यात्री अब्दुल रजाक जो था वो संगम वंश के राजा देवराय द्वितीय के काल में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। पाठ्य पुस्तक में आ रहा है निकोला कॉन्टी और अब्दुल रजाक, देवराय द्वितीय के काल में उन्होंने यात्राएं की। सुलू वंश जो था ये संगम वंश के पतन के बाद सुलू वंश थोड़ा सा समय इनका 1486 से 1505, थोड़ा सा समय। नरसिंह सुलू एक सैनिक कमांडर था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। संगम सुलू और सुलू के बाद तुलु, याद रखें ये तुलु वंश जो 1505 से 1570 का काल इनका माना जाता है। नरसिंह, ये नरसिंह अलग था, ये वीर नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नरसिंह सुलू के द्वारा सुलू वंश की, सुलू के बाद तुलु, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। जैसा कि सबको विदित है, राजा कृष्णदेव राय इस राजवंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। महान शासक तुलु वंश का था। आगे देखिए, इसको दोबारा एक बार जरूर देख लीजिए कि ये संगम वंश पहला राजवंश है। 1336 से 1486 हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। अपने गुरु माधव विधारण्य और सायणाचार्य जो वेदों के भाष्यकार थे उनकी सहायता, उनकी प्रेरणा से। फिर सेवेल जो फॉरगेटन एम्पायर का जो लेखक है उसने 7 मतों का उल्लेख किया है, जिसने तालीकोटा का युद्ध देखा था आंखों से। इटली के यात्री कॉन्टी और ईरानी यात्री अब्दुल रजाक इसी संगम वंश के राजा देवराय द्वितीय के काल में भारत आए, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। सुलू वंश नरसिंह सुलू एक सैनिक कमांडर था, उसके द्वारा स्थापित की गई। तुलु वंश जो वीर नरसिंह के द्वारा स्थापित किया गया और जो है वो कृष्णदेव राय के कारण प्रसिद्ध है। अब राजा कृष्णदेव राय, प्राय पूछा जाता है इनके बारे में बहुत सारी चीजें। 1509 से 1530 का काल माना जाता है राजा कृष्णदेव राय का। वो महान शासक थे। 1509 से 1530 का काल है वो माना जाता है। और इस काल में राजा कृष्णदेव राय का काल दक्षिण भारत में शक्ति और विजयनगर की प्रतिष्ठा उस समय पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। शक्ति और पराकाष्ठा को विजयनगर की साम्राज्य की पहुंचाने वाले राजा कृष्णदेव राय थे। राजा कृष्णदेव राय ने बहुत बड़ा सैनिक तंत्र स्थापित किया। कितना सैनिक? लगभग 7 लाख पैदल सैनिक और 32,000 घुड़सवारों की एक बहुत बड़ी सेना जो राजा कृष्णदेव राय के द्वारा स्थापित की गई थी। 3-4 युद्ध है वो याद रखना है। पहला मैंने पहले बताया, रायचूर दोआब की वजह से तो लड़ाई होनी है। रायचूर दोआब है वो सुल्तान महमूद शाह से 1512 ईस्वी में जीत लिया। 1514 ईस्वी में उन्होंने उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और उनसे बहुत सारी जमीन जीत ली गई और उनकी पुत्री से उन्होंने विवाह कर लिया। फिर 1520 की बात आती है। 1512, 1514 और 1520। 1520 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गुलबर्गा तक का क्षेत्र जो है वो जीत के उन्होंने अपनी धाक जमा दी थी। ये 3 युद्ध देखने, 1512, 14 और 20। 12 को रायचूर दोआब सुल्तान महमूद शाह से जीत लिया। 14 में उड़ीसा के गजपति शासक को हरा के प्रताप रुद्रदेव को उनकी पुत्री का विवाह किया। बहुत सारी जमीन उन्होंने प्राप्त की। 1520 में सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गुलबर्गा तक का क्षेत्र जीत लिया। कृष्णदेव राय ने बहुत सारे गोपुरम, मंडप और मंदिर बनाए। याद रखें, मंदिर बनेगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर थे। उन मंदिरों की सबसे खासियत थी उनका प्रवेश द्वार, जिसको गोपुरम कहा जाता था। बहुत सारे गोपुरम, बहुत सारे मंडप और बहुत सारे मंदिर राजा कृष्णदेव राय की देन है। हजारा मंदिर, हजारा राम मंदिर है, वो राजा कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था और अपनी मां के नाम से नगलपुरम नगर बसाया था। याद रखें, नगलपुरम नगर, हजारा राम मंदिर राजा कृष्णदेव राय की देन है। दक्षिण भारत के अंदर वो यवन राज की स्थापना करने वाला विरुद्ध या उपाधि धारण की थी राजा कृष्णदेव राय ने। यवन राज की स्थापना करने वाले बीजापुर के सुल्तान महमूद को उन्होंने राजगद्दी पे बिठाया। यवन राज की स्थापना करने वाला दक्षिण भारत में ये उपाधि राजा कृष्णदेव राय को मिली हुई है, यवन राज। याद रखें, हजारा मंदिर, यवन राज की स्थापना करने वाला, नगलपुरम नगर की स्थापना करने वाला
और तेलुगु भाषी 8 कवियों का एक मंडल था जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता है। ये राजा कृष्णदेव की राय तेलुगु भाषा में, उन्होंने खुद तेलुगु में एक बहुत बड़ा काव्य लिखा आमुक्त माल्यद। ये राजा कृष्णदेव राय की द्वारा लिखा गया महान साहित्यिक रचना है। और 8 तेलुगु भाषी कवियों को उन्होंने अपने शासन में संरक्षण दिया, वो अष्टदिग्गज कहलाते हैं, अष्टदिग्गज। अब लास्ट में तालीकोटा का युद्ध देख लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध जनवरी 1565 में लड़ा गया था। इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। याद रखें, तालीकोटा का युद्ध है वो 1565 को, उसको राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वह क्या, राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र थे, अच्युतराज और सदाशिव राय। याद रखें, अच्युतराज और सदाशिव राय ये निर्बल थे। इनकी निर्बलता का लाभ उठाकर उनका एक मंत्री जो है राम राय, वो सब करता धरता बन गया था। अच्युतराज और सदाशिव राय की निर्बलता का लाभ उठाकर उनका जो दरबार है वो राजनीति का केंद्र बन गया। अनेक प्रकार के गुट बन गए, राजा के पक्ष और राजा के विपक्ष में। इसका फायदा उठाया राम राय ने। राम राय बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अति महत्वाकांक्षी और अति लालची आदमी था। उस राम राय ने शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया, सारी अपनी जेब में डाल ली, सारे पावर, और उन पावर का गलत इस्तेमाल दक्षिण भारत के अंदर किया, जो विजयनगर साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण बना। राम राय, तो राम राय ने क्या किया, 1543 को बीजापुर से जो लड़ रहे थे अहमदनगर और गोलकुंडा, उनका साथ दिया। और उसके बाद जब अहमदनगर पर अटैक किया गया दूसरी रियासतों के द्वारा, तो उसने बीजापुर का और गोलकुंडा का साथ दिया। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत की जो मुस्लिम रियासतें थी वहाँ अनावश्यक इंटरफेयर किया राम राय के द्वारा, कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में। इसके अलावा राम राय ने दक्षिण में इस्लाम का अनादर किया, उसने कुरान शरीफ जो है उसका अनादर किया, उसने मस्जिदें तोड़ी। और ये जो उसका नीति थी, राजा कृष्णदेव राय ने सभी धर्मों, सभी जातियों, संप्रदायों को वो साथ लेके चले। उनके दरबार में मुस्लिम लोग रहते थे, मुस्लिम लोगों के प्रति या दूसरे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके प्रति उनका मत अलग था, आदर का भाव था। राम राय ने ये गलत किए और इस गलती का क्या नुकसान हुआ, तीनों मुस्लिम रियासतें बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर एक हो गई और उन तीनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर 1565 को आक्रमण किया। तालीकोटा के मैदान का जो लड़ाई है उसके अंदर राम राय मारा गया और उन तीनों रियासतों की सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य का सत्यानाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। राम राय के बाद में उसका भाई तिरुमाल, याद रखें तिरुमाल, वो प्रधानमंत्री बना और उसने पेन्नुगोंडा, याद रखें पेन्नुगोंडा को अपनी राजधानी बनाया और 1570 को आरवीडु वंश की नींव रखी गई। आरवीडु वंश जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश माना जाता है और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का शासन है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद के चैप्टर में आगे की कहानी बाद में। ओके।